स्टूडेंट्स, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रुधिर वाहिनियाँ, जिनको हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स हमारे रक्त परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो जिसके अंदर रक्त है वो पूरे शरीर में प्रवाह करता है या संचरित होता है और प्रत्येक कोशिका तक अपनी पहुंच रखता है या पहुंचता है। तो रक्तवाहिनी या ब्लड वेसल्स क्या होती है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है उस शरीर में जो नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है, नली के समान रचनाएं होती है जिनमें रक्त का प्रवाह होता है। तो शरीर में नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है जिनमें लगातार पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, तो हम उनको क्या कह देंगे, हम उनको रुधिर वाहिनियाँ कह देंगे। तो पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है, पूरे शरीर में रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। जैसे कुछ जगह को छोड़कर, जैसे एक तो उपकला ऊतक है, इसके अलावा हमारे जो नाखून का जो बाहर निकला हुआ भाग है, और हमारे बाल जो हमारे त्वचा से बाहर निकला हुआ जो बाल का पार्ट है, उसमें कुछ जगह पर, और त्वचा का जो बाहरी स्तर है, सबसे बाहरी स्तर जो निर्जीव स्तर होता है, उसमें कुछ जगहों को छोड़कर रक्त वाहिनियाँ पूरे शरीर में आपको मिल जाएगी। तो ऐसी नलिकाकार रचनाएं होंगी जिनमें रक्त का प्रवाह होगा, उन्हें हम रुधिर वाहिनियाँ या क्या कह देंगे, ब्लड वेसल्स कह देंगे, ब्लड वेसल्स कह देंगे उनको। अब ये जो रुधिर वाहिनियाँ ये 3 तरह की होती है, इनके 3 प्रकार होते हैं, ये 3 तरह की होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, देखो। फर्स्ट होती है धमनी, हिंदी में इसको धमनी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्टरी। क्या कहेंगे इसको, आर्टरी। धमनी है, इसको आप बोल दो आर्टरी। दूसरी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण शिरा होती है, जिसको हम वेन कहते हैं। और तीसरी होती है हमारे जो बाल होते हैं उसके समान बहुत ही बारीक बारीक नलिकाएं, जिसको केशिका या हम उसको कहते हैं कैपिलरी। उसको क्या कह रहे हैं, कैपिलरी। तो 3 तरह की अपने अंदर रुधिर वाहिनियाँ होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। तो ये देखिए, ये जो धमनी होती है इसमें ये ऐसी रक्त वाहिनियाँ या नलिकाएं होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त रहता है हमेशा इसके अंदर, इसलिए ये मोटी रहेगी। तो अपने इसमें फ़र्क भी देखेंगे, ये शुद्ध रहेगा और ये हमेशा रक्त को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाएगी, हार्ट से बॉडी की तरफ। लेकिन कुछ इसका अपवाद, जैसे अपन फुफ्फुस से एक धमनी पढ़ेंगे उसके अंदर अशुद्ध रक्त भी रहता है। जबकि ये जो शिरा होती है ये अपनी सतह पर स्थित है, जैसे हाथ के ऊपर आपको ये नसें दिख रही है, ये हमारी शिराएँ होती है। तो बहुत ही कोमल और लचीली होती है। तो ये शिराएँ, जबकि हमारे इन ऊतकों के नीचे गहराई में जो दबी हुई नलिकाएँ होती है वो हमारी धमनियाँ होती है। जैसे यहाँ पर एक जो धमनी है, यहाँ पर मांसपेशियाँ या ऊतक कम है तो हम इसको महसूस कर सकते हैं। जो हमारी कलाई की जो धमनी होती है उसको अपन आराम से महसूस कर सकते हैं वो किस तरह से उछल रही है। तो जो शिराएँ होती है उसमें मुख्यतः अशुद्ध रक्त रहता है। और अशुद्ध रक्त इसमें दाब भी बहुत कम है, इसलिए देखो शरीर की सतह पर स्थित है। जबकि इसका भी एक अपवाद है, ये फुफ्फुसीय शिरा अपन देखेंगे कि जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, ये हमेशा बॉडी से हृदय की तरफ रक्त को लेके आती है। जबकि केशिकाएँ क्या होती है, ये केशिकाएँ ये बारीक बारीक रुधिर नलिकाएँ होती है। तो ये उन कोशिका तक, उस ऊतक के अंदर जाकर एक जाल बना लेती है, चाहे वो हमारी वायुकुपिकाएँ हो, चाहे हमारे जो गुर्दे हों, चाहे हमारे जो अन्य ऊतक या अंग हो, वहाँ पर जाल बना लेती है और प्रत्येक कोशिका तक रक्त की सप्लाई करती है। ये कोशिका, मतलब कोशिका और रक्त के बीच में जो जो विनिमय होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो भोज्य पदार्थों का हो, तो रुधिर और कोशिकाओं के बीच में जो विनिमय होता है वो केशिका के माध्यम से होता है। तो ये क्या करती है, ये रुधिर और जो सेल होती है उस सेल के बीच में जो चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे भोजन का हो, उसका जो परिवहन होता है वो कैपिलरी करती है। तो ये बहुत बारीक बारीक नलिकाएँ होती है, ये एक एक तरफ तो जुड़ जाती है धमनियों से और एक तरफ जुड़ जाती है शिराओं से। तो किस तरह से जाल बना रहता है वो देखो, अपने पढ़ते हैं कि रक्त का प्रवाह अगर अपने बॉडी में किस प्रकार से होता है।
तो देखो हृदय जो होता है अपना हार्ट, उस हार्ट के अंदर शुद्ध रक्त निकला, शुद्ध रक्त निकलता है और वो महाधमनी के अंदर जाता है। सबसे बड़ी धमनी है ये, हमने एक वीडियो में पढ़ा था। ये महाधमनी आगे क्या होती है, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है शरीर में, उनको हम कहते हैं धमनी। क्या कहेंगे, धमनी। तो जो महाधमनी होती है वो धमनी में बटी रहती है। और जो फिर धमनी है ये और भी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, तब उसको हम कहेंगे धमनिकाएँ। क्या कहेंगे उसको, धमनी। तो महाधमनी बटी होती है धमनियों में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, धमनी या धमनियों। और धमनी किस में बटी रहती है, धमनिकाओं में। अब ये धमनिकाएँ क्या करती है, आगे जाकर बढ़ जाती है केशिकाओं में, केशिकाओं में। और फिर ये केशिकाएँ किससे जुड़ी रहती है, मतलब ये बहुत बारीक बारीक संरचना युक्त होती है। फिर आगे जो केशिकाएँ हैं वो शिराकाओं से जुड़ी रहती है, शिराकाओं। ये बहुत ही बारीक बारीक शिराएँ होती है। शिराकाएँ आपस में मिलकर थोड़ी बड़ी शिराएँ बनाएगी, शिरा बनाएगी, शिराएँ। और ये शिराएँ मिलकर क्या करेगी, ये शिराएँ मिलकर फिर महाशिराएँ बनाएगी, महाशिरा बनाएगी, जो 2 महाशिरा होती है। और महाशिरा से ये रक्त है वो वापस हृदय में पहुंच जाता है। तो अपन ये देखें तो एक तरफ तो देखो ये जो सिस्टम है ये शिराओं का सिस्टम है, और एक तरफ जो सिस्टम है वो हमारी धमनियों का सिस्टम है। तो इन धमनियों और शिराओं को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करती है, ये केशिकाएँ कर रही है, देखो दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो इस तरह से एक बंद परिपथ बनता है, एक बंद परिपथ, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, बंद परिसंचरण भी कहते हैं उसको। हमने पढ़ा था कि हम जो ब्लड है वो पूरा बंद परिपथ के अंदर बह रहा है। तो यहाँ से शुरू हुआ और बंद नलियों में बहता बहता वापस देखो शुद्ध होकर यहाँ गया। तो शुद्ध तो आया महाधमनी, फिर शुद्ध आगे धमनी में चला गया, फिर शुद्ध ये धमनिकाओं में चला गया, फिर ये शुद्ध है वो केशिकाओं में चला गया। अब कोशिकाओं ने क्या किया, कोशिकाओं को इसकी पूर्ति करती, कोशिकाओं ने अपना काम किया, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गई, रक्त है वो शुद्ध हो गया। यह शुद्ध रक्त आया शिराकाओं में, शिराकाओं से फिर यह शुद्ध रक्त आ गया शिराओं में, शिराओं से शुद्ध रक्त आ गया महाधमनियों, महाशिरा में। महाशिरा में हम 2 पढ़ रहे थे, ऊपरी और निचली महाशिरा, ये 2 मोटी महाशिराएँ होती है। तो इस तरह से हृदय की ओर, हृदय से और हृदय की ओर रक्त का प्रवाह होता है। महाधमनी, महाधमनी है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओटा। क्या कहते हैं इसको, ओटा, ओर्टा। धमनी होती है, इसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं आर्टरी। और धमनिकाएँ उनको कहते हैं, उनको बोलते हैं अपन आर्टेरियोल्स। क्या कहेंगे, आर्टेरियोल्स। और केशिकाओं को कहते हैं कैपिलरीज। ये फिर कैपिलरीज बनाती है वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स बनाएगी फिर वेंस, यानी शिराएँ। और फिर ये वेंस बनाएगी वेने केवा। क्या बना लेगी ये जो वेंस है ये वेना केवा बना लेगी। इस तरह से ये हमारी एक परिपथ बना हुआ है। तो महाधमनी होती है सबसे बड़ी धमनी, फिर वो धमनी में बटी होती है, धमनी बटी होती है धमनिकाओं में, या अओर्टा बटी होती है आर्टरीज में, आर्टरी बटी होती है आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स आगे विभाजित होती है कैपिलरीज में, कैपिलरीज फिर जुड़ी होती है वेन्यूल्स से, वेन्यूल्स जुड़ी होती है वेंस से, और वेंस बनाती है वेने केवा। या इसको आप हिंदी में देख सकते हो। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर रक्त का एक प्रवाह है, एक बंद परिपथ के रूप में रक्त का प्रवाह होता रहता है। तो इस तरह से अपन देखिए, अब अगर हम इन धमनी शिराओं और केशिकाओं की संरचना देखें, इनकी संरचना देख लें, संरचना कैसी होती है इनकी। तो धमनी जो शिराएँ हो, यानी अपने कह सकते हैं कि जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, रुधिर वाहिनियों की दीवार या इसकी भित्ति मान लो, भित्ति में 3 ऊतकों के स्तर पाए जाते हैं, ऊतकों के स्तर पाए जाते हैं। 3 ऊतकों के स्तर मिल जाएंगे इसके अंदर, देखो 3 स्तर पाए जाते हैं इनकी दीवार में। जैसे अपन इसको काट काट के देखें ना, अगर नली है तो इसको अगर अपन इस तरह से काटेंगे तो इसके इस तरह से गोल इसके काट कटेगी और उसके स्तर दिखाई देंगे। तो एक तो बाहरी स्तर दिखाई देगा, फिर एक अंदर की तरफ दिखाई देगा, और फिर एक अंदर की तरफ और स्तर दिखाई देगा। तो एक तो ये बाहर वाला रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा एक,
तो इस तरह से एक ये रहेगा, एक ये बीच वाला रहेगा और एक अंदर की तरफ रहेगा। तो जो बाहर की तरफ रहेगा उसको तो हम कहेंगे बाह्य कंचुक। क्या कह देंगे? बाह्य कंचुक। फिर बीच वाला मध्य कंचुक और अंदर वाला अंतः कंचुक। ये 3 स्तर दिखाई देंगे अपन को। तो देखिए इसके अलग अपन अलग अलग इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 3 स्तर कौन कौन से। देखो ये स्तर होते हैं, ये तो होता है बाहरी स्तर और ये होता है आंतरिक स्तर। इसके अंदर सल्क्युब कला की ये कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत ही एक स्तर की बनी हुई कोशिकाएं। तो ये जो आप स्तर देख रहे हो बाहर वाला, एक तो ये स्तर होता है अपने रुधिर नलिकाओं में और एक ये बीच वाला, से अलग करके अपन दिखा रहे हैं। तो ये जो बाहर वाला स्तर है इसको अपन कहेंगे बाह्य कंचुक। बाह्य कंचुक या इसको अपन कहते हैं एक नाम और इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा जो स्तर होता है उसको जो बीच वाला उसको कहते हैं हम मध्य कंचुक। मध्य कंचुक जिसको अपन कह देंगे ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर का जो स्तर है, सबसे अंदर वाला, उसको कहेंगे अंतः कंचुक या इसको कहेंगे इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। तो एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल बाहरी, मीडिया का मतलब मध्य वाला, और इंटरनल का मतलब इंटरनल वाला यानी अंदर वाला। इसका एक नाम और इस अंतः कंचुक को हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। एंडोथीलियम। क्या कहेंगे? अंतः उपकला। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतः उपकला भी कहते हैं। तो ये 3 स्तर मुख्य रूप से इनके अंदर पाए जाते हैं। अब किसी के अंदर केवल तीनों स्तर मिलेंगे, किसी के अंदर केवल एक ही स्तर मिलेगा, किसी में मोटा होगा, किसी में पतला होगा, तो वो अपन देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन इस स्तर की बात करते हैं बाह्य कंचुक की। बाह्य कंचुक जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये देखो सबसे बाहर वाला है, ये संयोजित तक का बना हुआ है। ये सबसे बाहर, पहले तो ये देखो, ये सबसे बाहरी स्तर है और ये संयोजी उत्तक से बना होता है। संयोजी उत्तक से बना है और इसमें जो मुख्य होते हैं उसमें कोलेजन के तंतु होते हैं जो इसको मजबूती देते हैं। कोलेजन तंतु पाए जाते हैं इसमें। मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो इसको क्या दे देंगे? ज़्यादा सामर्थ्य प्रदान करेंगे, ज़्यादा इसको सपोर्ट प्रदान करेंगे। ये कोलेजन तंतु बड़े मजबूत तंतु होते हैं, प्रोटीन के बने हुए, तो ये इसको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें इसमें ये बाह्य कंचुक होगा, जो धमनी होगी, जो धमनी होगी उस धमनी में तो होगा ये पतला, और जो शिरा होगी उस शिरा के अंदर होगा ये मोटा, और जो केशिका होगी इस केशिका में ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल एब्सेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, धमनी में तो ये पतला होगा, शिरा में ये मोटा होगा, केशिका में ये बिल्कुल एब्सेंट रहेगा। अब धमनी में पतला क्यों होगा? क्योंकि धमनी में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लचीलापन देना है, तो ज़्यादा मोटा नहीं हो सकता ये। और चूँकि शिरा में मोटा क्यों है? मोटा इसलिए क्योंकि हमारी ये त्वचा की सतह पर ये पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सामर्थ्य देना ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो बाहरी परत है संयुजक की, ये इनमें मोटी होती है शिराओं में, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, मध्य कंचुक। मध्य कंचुक। मध्य कंचुक जिसको अपन कह रहे हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया कह रहे हैं इसको, मतलब बीच वाला। ये जो स्तर है ये मध्य स्तर होता है, बीच वाला स्तर होता है मध्य स्तर होता है, जो अरेखित, जिस पर रेखाएं नहीं होती है, अरेखित वर्तुल पेशियों से बना होता है। वर्तुल पेशियों, याद रखिएगा कौन सी किस तरह की पेशियाँ होती है? वर्तुल पेशियाँ। तो वर्तुल पेशियों से बना होता है, ये पेशी स्तर होता है। देखो इसमें पेशियाँ पाई जाती है, तो ये इसमें मुख्यतः क्या होती है? वर्तुल पेशियाँ होती है, और कुछ मात्रा में कुछ जो बहुत ही लचीले तंतु होते हैं जिनको अपन इलास्टिन तंतु बोलते हैं,
वो इलास्टिन तंतु भी पाए जाते हैं जो इसको इलास्टिसिटी देते हैं, इसको प्रत्यास्थता देते हैं। इलास्टिसिटी क्या देते हैं? लचीलापन देते हैं। क्या देंगे? लचीलापन। तो जो ये इलास्टिन तंतु होते हैं ये लचीलापन देते हैं मध्य कंचुक ट्यूनिका मीडिया को। तो अब ये ट्यूनिका मीडिया देखो किस तरह होगा। जो धमनी होगी उस धमनी में ये उल्टा होगा, ये मोटा होगा। शिरा जो होगी उस शिरा के अंदर ये पतला होगा, जबकि जो केशिका होगी उस केशिका में ये भी बिल्कुल एब्सेंट रहता है। तो ये इस मध्य कंचुक की बात हो जाती है। तो मध्य कंचुक इसके अंदर धमनी में तो मोटा है, क्योंकि धमनी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो पेश स्तर होता है मध्य कंचुक वो धमनी में सबसे ज़्यादा मोटा होता है, तो जो दाब को सहन कर लेती है। क्योंकि सिरा में इतना दाब नहीं होता है, इसलिए ये स्तर पतला ही होता है, और केशिका में ये स्तर होता ही नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट रहता है। तो इस तरह से आपको देखना है। तीसरा हो जाता है अंतः कंचुक। अंतः कंचुक जिसको हम क्या कह रहे हैं? ट्यूनिका इंटरना। इंटरना का मतलब होगा इंटरनल वाला। एक इसका नाम और है, या इसको हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, एंडोथीलियम, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः उपकला भी कहते हैं। ये देखो ये सबसे भीतरी परत है, सबसे अंदर वाली परत, रुधिरवाहिनियों की सबसे अंदर वाली परत है, जो सरल बिल्कुल सल की, यानी एक ही परत की उपकला की कोशिकाओं की बनी होती है। ये सरल सल की उपकला कोशिकाओं से बना होता है। मतलब इसमें जो बिल्कुल सरल एक ही तरह की कोशिकाएं, एक परत की कोशिकाएं से बनी होती थी, वो इस तरह से ये एक सल की उपकलाएं, एक ही परत होती है इन कोशिकाओं की, उपकला कोशिकाएं, जो इसके अंदर का आवरण बनाएगी, अंदर का आवरण बनाएगी। ये जो सल की उपकला है इसमें क्या होता है, किसी भी तरह की कोई जगह नहीं होती, इसलिए ब्लड वाहिनियाँ यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, नहीं इसमें कोई नर्वस होंगे। बस ये केवल आवरण बनाने का काम करता है। जो ये उपकला ऊतक होता है ये आवरण कवरिंग बनाता है। इसकी जो उत्पत्ति है देखो, वो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्मल होती है। एंडोडर्मल एंडोडर्मल मतलब एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है, अतः इसे एंडोथीलियम भी कहते हैं। यह कांच के समान, जैसे कांच होता है ना, कांच के समान बहुत चिकनी परत होती है। कांच के समान बहुत चिकनी परत होती है। इतनी चिकनी होती है कि आराम से इसमें रुधिर बह सकता है। तो ये धमनी में भी पाई जाएगी, ये शिरा में भी पाई जाएगी, और ये केशिका में भी पाई जाती है। ये केशिका में भी पाई जाती है। अब देखो, एक केशिका में एकमात्र ऐसी परत जो पाई जाती है वो कौन सी है? केवल अंतः कंचुक। अंतः कंचुक पाई जाती है। ये केवल केशिकाओं में ही पाई जाती है, बाकी केशिका में ऊपर वाले जो स्तर होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो मतलब धमनी और शिरा में तो तीनों स्तर पाए जाते हैं, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक, तीनों कंचुक पाए जाते हैं, या तीनों स्तर होते हैं। जबकि केशिका में केवल और केवल आपको अंतः कंचुक या एंडोथीलियम ही मिलता है। तो इसका मतलब है केशिकाएं बिल्कुल पतली पतली नलिकाएं होगी, जिनकी दीवार में केवल एक ही परत पाई जा रही है, वो भी सल की उपकला की बनी हुई। तो इस तरह से ये बहुत पतली पतली बारीक बारीक नलिकाएं होती है। तो ये हमने ये तीनों स्तर देख लिए हैं कि कौन से स्तर के अंदर पाया जाता है या क्या पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें ना, जैसे ऊपर की तरफ देखें, तो ये हमने अभी एक पढ़ा था कि महाधमनी में कौन कौन से स्तर होते हैं। तो महाधमनी में एक्सटर्ना भी होगा, मीडिया भी होगा और इंटरना भी होगा। धमनी के अंदर भी ये तीनों पाए जाएंगे। जो आपकी ये आपकी ये धमनी होगी, महाधमनी के अंदर ये तीनों है। महाधमनी के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। जैसे महाधमनी के अंदर एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। तो ये देखिए महाधमनी में तीनों स्तर होंगे। जो धमनी होगी उसमें भी ये तीनों पाई जाएंगी, EMI,
मतलब एक्सटर्नल मीडिया और इंटरना। अब जबकि ये जो धमनिकाएँ होती है ये क्या होती है, इससे काफ़ी पतली होती है। तो यहाँ पर इन धमनिकाओं में क्या होता है, यहाँ पर एक्सटर्ना नहीं होगा और केवल मीडिया और इंटरना पाया जाएगा। फिर केशिकाओं में कौन होगा, केवल केशिकाओं में इंटरना पाया जाएगा। तो धमनी के अंदर तो EMI तीनों है, धमनिकाओं में MI यानी मीडिया और इंटरना ही पाया जाता है, केशिकाओं में केवल इंटरना पाया जाता है। जबकि जो सिराकाएँ होती है, जो वेन्यूल्स होते हैं, उन वेन्यूल्स के अंदर ही एक्सटर्नल और आपका ये इंटरनल पाया जाता है। जबकि इसके अंदर जो होता है वो सिराओं के अंदर आपको तीनों मिल जाएंगे और वेना केवा के अंदर भी आपको तीनों मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनके अंदर ये स्तर कम ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से ये पतली और मोटी होती रहती है और अपना काम करती रहती है। तो ये एक इनके कंचों की बात थी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर सिरा जो धमनिकाएँ होती है वहाँ पर 2 स्तर होते हैं MI। केशिकाओं में केवल आई यानी इंटरना होता है। जबकि जो सिराकाएँ वेन्यूल्स होती है उसमें एक्सटर्ना और इंटरना होते हैं, इसके अंदर मीडिया नहीं होगा। जबकि सिराओं के अंदर तीनों पाए जाएंगे, वेन्स के अंदर बाकी इसमें भी तीनों पाए जाएंगे। यहाँ पर मीडिया इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत पतली होती है, तो जो मसल्स लेयर है वो यहाँ पर गायब है, केवल EI है इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। देखो केशिकाएँ, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। केशिकाएँ जो होती है जिनको हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरीज, ये क्या करती है, सबसे पतली ब्लड वेसल्स है, सबसे पतली रुधिर वाहिनियाँ है। ये भी अपने देखा था। क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है वो पतली क्यों है, इस भित्ति में ओनली अंतःकंचुक जिसको हम क्या कह रहे थे, एंडोथीलियम, या हम इसको हिंदी में क्या कह रहे थे, अंतः उपकला पाया जाता है। इस कारण से बहुत पतली होती है, केवल और केवल इसमें अंतःकंचुक, एंडोथीलियम या अंतः उपकला पाया जाता है। ये जितनी भी केशिकाएँ होती है, केशिकाएँ क्या करती है, ये केशिकाएँ मिलकर पूरे शरीर में एक बहुत वृहद जाल बना लेती है, वृहद जाल बनाती है। जो इसकी भित्ति होती है, चूँकि इसकी भित्ति बहुत पतली है तो इसकी भित्ति पानी और जो गुलित भोज्य पदार्थ होते हैं, गुलित भोज्य पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। देखो ये पारगम्य होती है। और कुछ WBC भी इसको पार कर जाती है, जैसे मोनोसाइट है या न्यूट्रोफिल है, वो भी इसको पार कर जाती है, इसकी भित्ति को, और ऊतकों में चली जाती है, जिसको कोशिका पारण कहते हैं हम। तो ये जो केशिकाएँ हैं, ये केशिकाएँ क्या करती है, इनमें रुधिर बहुत धीरे धीरे बहता है। तो ये केशिकाओं में जो रुधिर है वो बहुत धीमे बहता है, बहुत धीमी गति से बहता है। तो ये क्या करती है केशिकाएँ, जितने भी पदार्थ है या ऑक्सीजन है या जल है, उसको आदि को हम कह सकते हैं कि रुधिर वह शरीर की सेल के मध्य पदार्थ जितने भी ऑक्सीजन या जल है आदि को शरीर देह के मध्य वितरित करने का कार्य करती है, वितरित करवाने का कार्य करती है। मतलब इस कैपिलरीज के द्वारा ही, जैसे मान लो ये केशिकाओं का जाल है, यहाँ पर कोई कोशिकाएं हैं तो इनके चारों ओर ये केशिकाओं का जाल है। तो ये इन कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है या पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है या उत्सर्जित पदार्थ है, तो एक दूसरे का इनका विनिमय जो होता है ना, वो केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। जैसे हमारी कुपिकाओं में क्या होता है,
कुपिकाओं में ये तो होता है कि कुपिकाओं में रक्त केशिकाओं का जाल होता है और उसके द्वारा जो O2 होती है वो रक्त में पहुंच जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आ जाती है। तो रुधिर और रुधिर की सेल के मध्य जो ये पदार्थों का वितरण है वो केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो ये आप हमें ये ध्यान रखना है। और ये किस तरह से बटी होती है, हमने ये भी बट लिया कि धमनी धमनिकाओं में बटी होती है, फिर वो केशिकाओं में बटी रहती है, केशिकाएं मिलकर सिराकाओं में, सिराएं मिलकर सिराकाएं मिलकर सिराएं बनाती है, सिराएं मिलकर फिर महाशिरा बना लेती है। मतलब हुआ क्या कि महाधमनी जो थी वो धमनी में बटी हुई थी। धमनी किस में बटी होती है? धमनिकाओं में। धमनिकाएं किस में बटी रहती है? केशिकाओं में। और केशिकाएं किस में बटी रहती है? मतलब किसे ये जॉइंट है एक, ये किसे जोड़ती है? फिर किस जुड़ी रहती है? सिराकाओं से, और सिराकाएं जुड़ती है सिराओं से, और सिराएं जुड़कर बनाती है महाशिरा। तो इस तरह से ये एक इन सिराओं के तंत्र और अपने धमनी के तंत्र के बीच में कनेक्ट करने का काम ही इस केशिकाओं का होता है। अब पढ़ लेते हैं अपन धमनी और सिरा में फ़र्क। क्या फ़र्क है या अंतर क्या है? तो धमनी और सिरा में फ़र्क पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको अपन दो भाग कर लेते हैं। इसका एक तरफ धमनी ले लेते हैं, एक तरफ सिरा ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं कि धमनी क्या होती है। तो ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों की ओर ले जाती है, शरीर के अंगों तक लेके जाती है। जबकि ये क्या करती है, ये जो अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को शरीर के जो अंग होते हैं उन अंगों से हृदय की ओर लेके आती है और लाती है। अब इसका एक अपवाद है, देखो इसका अपवाद है हमारी फुफ्फुसीय धमनी। जो फुफ्फुसीय चाप होता है उसमें बाईं फेफड़े में और दाईं फेफड़े में जब फुफ्फुसीय धमनी जाती है तो इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, ध्यान रखिएगा। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इस धमनी में कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त रहता है। जबकि इसका भी एक अपवाद है, इसका अपवाद होती है हमारी फुफ्फुसीय शिराएँ। इन फुफ्फुसीय शिराएँ ये फेफड़ों से आती है और बाएं आलिंद में आके खुलती है, तो इनमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। तो ये अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। धमनियाँ होती है वो गहराई में पाई जाती है, गहराई में स्थित होती है, जबकि ये जो होती है ये हमारी त्वचा की सतह के ठीक नीचे पाई जाती है। तो ये तो अपन को दिख रही है त्वचा के नीचे बिल्कुल ही। तीसरा देखो, इनकी जो दीवार होती है वो काफ़ी मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि पेशीय जो स्तर होता है वो मोटा होता है, अभी हमने पढ़ा था धमनियों का। और ये लचीली भी बहुत ज़्यादा होती है, ये लचीली भी होती है। जबकि ये जो होती है इनकी जो दीवार होती है या भित्ति होती है वो पतली होती है, क्योंकि पेशीय स्तर इनका क्या है? पेशीय स्तर पतला होता है, इसलिए पतली होती है। वह थोड़ी दृढ़ होती है, जितनी लचीली धमनियाँ होती है उतनी लचीली नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें कोलेजन ज़्यादा रहेंगे, कोलेजन तंतु ज़्यादा रहेगी, इसलिए ज़्यादा ये दृढ़ रहेगी। चौथा अंतर देख सकते हैं, इनमें लचीलापन पाया जाता है, लचीलापन अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लचीलापन कम होता है। उसका कारण क्या है? कोलेजन तंतु के कारण। इसमें जो कोलेजन तंतु पाए जाते हैं वो इसको दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं, इसलिए लचीलापन इसमें कम होता है। इसकी जो गुहा होती है, अंदर का जो खाली जगह होती है गुहा, उस गुहा को लूमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूमेन। लूमेन। इसकी जो गुहा होती है उस गुहा जो होती है वो सक्रिय होती है, क्योंकि बहुत मोटी होती है, ये बिल्कुल सक्रिय गुहा होती है, मोटी दीवार होती है इसको प्रेशर झेलने के लिए। जबकि इसकी जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पतली होती है इसलिए गुहा चौड़ी रहेगी। 6 नंबर अंतर देखते हैं अपन। इसमें जो वाल्व होते हैं
वाल्व या जो कपाट होते हैं वो बिल्कुल भी एब्सेंट रहेंगे, कहीं पर भी वाल नहीं होंगे, क्योंकि प्रेशर से रक्त आता है तो वाल की ज़रूरत नहीं है, वरना हो सकता है कि धमनी फट जाए, तो यहाँ पर वाल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि इसमें जगह जगह वाल पाए जाते हैं, वाल उपस्थित रहते हैं। ये वाल क्या करते हैं, रक्त को जो विपरीत दिशा में वापस ले जाइए, तो विपरीत दिशा में रक्त प्रवाह को रोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो विपरीत दिशा में रक्त प्रवाह को रोकने का काम करते हैं वाल। मतलब जगह जगह, जैसे ये सिरा है तो यहाँ पर वाल होगा, फिर ये आगे पाया जा रहा है तो यहाँ पर वाल होगा, तो जगह जगह इसमें वाल पाए जाते हैं। सातवां अंतर देखते हैं, देखो इनकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है, ये भी हमें पढ़ा, इसलिए क्या होती है, ये पिचकती नहीं है, ये पिचकती नहीं है। जबकि इनके अंदर जो होता है, इनकी ये है ना, ये पिचक जाती है, पिचक भी सकती है, ये पिचकती है, आराम से पिचक जाती है। 8 अंदर देखते हैं, इनके अंदर जो रक्त दाब होता है, रक्त दाब जो बीपी होता है, बीपी वो हमेशा अधिक मिलेगा, क्योंकि प्रेशर से रक्त आता है इसलिए अधिक मिलेगा। जबकि इनके अंदर जो बीपी होता है वो बहुत कम होता है। तो हम ब्लड प्रेशर केवल इसी से मापते हैं, बीपी का मापन हम इसी से करते हैं, धमनी से ही करते हैं अपन, इसी से सिरा से नहीं करेंगे। देखो मृत्यु के बाद इसमें रक्त है वो अनुपस्थित होता है धमनियों में, ये देखा जाता है कि बिल्कुल भी रक्त है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि रक्त हृदय काम नहीं करता है। जबकि इनके अंदर जो रक्त है मृत्यु बाद रक्त प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है कुछ समय के लिए, क्योंकि इनमें शुद्ध रक्त रहता है, इसलिए इसमें इनका जो रंग है, इनका रंग है वो गुलाबी रहता है। ये जिसको अपन कहते हैं चेरी ब्लड, चेरी रेड होती है, जो चेरी होती है वो बिल्कुल रेड कलर की होती है, उस तरह का कलर होता है ये। जबकि इसके अंदर है वो नीला रंग होता है। अब नीला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका कारण नीला होता है। जबकि इसमें रंग गुलाबी क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनित रक्त रहता है, ऑक्सीजनित रक्त, उसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। नेक्स्ट लास्ट में अंतर देख लेते हैं अपन, इसमें जो रक्त है वो झटके के साथ बहता है, झटके के साथ रक्त बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि जब बायां नीले पंप करता है, बायां नीले पंप करता है तो एक बहुत ही झटके के साथ रक्त आता है, जिसको अपन पल्स रेट कहते हैं। बार 1 मिनट में 72 बार जब झटका लगता है या पल्स होती है तब ये रक्त इसके अंदर बहता रहता है। जबकि इसके अंदर जो रक्त है वो एक समान गति से रक्त बहता रहता है। तो ये इसमें फ़र्क है, ये कुछ हमने अंतर देखे हैं धमनी और सिराओं में, तो ये हमने अंतर देख लिए हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं, इसी में से एक पार्ट है कि देखो इसका एक पार्ट है कि रक्त सिरा में रक्त का प्रवाह कौन करता है, सिरा में रक्त का प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो घटक कौन से हम देखते हैं। धमनी के अंदर तो बायां नीले पंप करता है, इसलिए धमनियों में तो बायां नीले चलो पंप कर रहा है, लेकिन सिरा के अंदर कौन बहाता है, सिरा का मतलब क्या होता है कि अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से इकट्ठा होकर कहाँ आ रहा है, हृदय की तरफ आ रहा है। तो इसको हृदय की तरफ कौन लेके आ रहा है, तो इसके लिए देखो कुछ कारक उत्तरदायी हैं। वो कारक है, एक तो होता है हमारी पेशियों की जो क्रिया होती है, पेशियों की क्रिया का मतलब पेशियों में जब संकुचन होता है और जब शिथिलन होता है तो उसके कारण से दाब लगता है, और उस दाब के कारण ही रक्त, इन सिराओं में रक्त है वो हृदय की तरफ पहुंचने लगता है। एक जैसे हमारा जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम की जो पेशियाँ होती है, डायफ्राम की अरीय पेशियाँ जो होती है, उस पेशियों में संकुचन के कारण, तो अपने वक्ष गुहा में और उदर गुहा के बीच में एक पर्दा लगा हुआ है जिसको अपन डायफ्राम कह रहे हैं, ये श्वसन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब उसकी अरीय पेशियों में संकुचन होता है तो वक्ष और
जो उदर गुहा है उसका रक्त है वो हृदय की तरफ जाता है। और तीसरा कारण होता है जब हमारी शारीरिक गतियाँ होती है, विभिन्न जो शारीरिक गतियों के कारण जब अपन चलते हैं, पैदल चलते हैं, या हमारे शरीर जब गति करता है, हाथ पैर गति करते हैं, तो जो शिराएँ होती है उसमें एक दाब पैदा होता है, और दाब पैदा होने के कारण रक्त है वो हृदय की तरफ पहुंचता रहता है। तो ये कुछ कारण है शिरा में रक्त को बहाने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, ये हमने कह दिया कि ये रक्त नलिकाएं हैं। अब ये खुद एक अंग है, तो इनको खुद को काम करने के लिए भी तो रक्त की जरूरत पड़ती है। तो इन नलिकाओं के बाहर भी एक रक्त यानी जो केशिकाएं होती है उसका एक जाल पाया जाता है। देखो इधर बहुत ही छोटी छोटी रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। तो इसको खुद को, रक्त नलिकाओं को खुद को कार्य करने के लिए भी खुद को भी कुछ रक्त की पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। तो जब रक्त नलिका के चारों ओर कोई जाल पाया जाता है छोटी रुधिर नलिकाओं का, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, देखो, वासा वेसोरम। वासा वेसोरम, ये शब्द आपके बार कई बार आया होगा। तो वासा का मतलब हो गया वेसल्स, और वेसोरम का मतलब भी क्या होता है? वेसल्स। तो मतलब वेसल्स के चारों ओर, वेसल्स मतलब जो रुधिर धमनियाँ या शिराएँ होती है उनको कार्य करने के लिए इनके खुद के चारों ओर भी बारीक रुधिर नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जो इनको भी ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों की आपूर्ति करता है। ये जो जाल पाए जा रहे हैं इनके चारों ओर, इस जाल को क्या कहेंगे? वासा वेसोरम। मतलब वेसल्स के चारों ओर वेसल्स का जाल हो गया ये। वेसल्स के चारों ओर वेसल्स का जाल। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की जो दीवार होती है, उस दीवार के अंदर जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उस सेल्स को जितना भी आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ है, वह जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। जाल, तो छोटी रुधिर वाहिनी का जाल जिसको अपन नेटवर्क कहें, नेटवर्क जाल पाया जाता है, जिसे ही वासावेसोरम कहते हैं। वासावेसोरम कहते हैं। ये वासावेसोरम है, जो ये वासावेसोरम है ना, ये देखो, एक तो ट्यूनिका एक्सटर्नला, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं? बाह्य कंचु कह रहे हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाह्य कंचुक। वह जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया जिसको अपन क्या कह रहे हैं? मध्य कंचुक तक ही पोषक पदार्थ की आपूर्ति होती है। मतलब इन दोनों लेयर को होंगी, एक्सटर्नल और मीडिया को। बाकी जो बाहर वाली, अंदर वाली परत होगी, वो इस ट्यूनिका मीडिया से ले लेगी। जो ट्यूनिका मीडिया है या जो इसके पास संयोजक है वहाँ से ही ले लेगी। तो इन दोनों लेयर्स तक ही ऑक्सीजन की और पोषक पदार्थों की आपूर्ति होती है। जो अंतः उपकला होती है, वो अंतः उपकला में रुधिर और पोषक पदार्थों का आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उपकला के अंदर रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है। तो इन दोनों लेयर तक ही होती है, और उसकी कोशिकाओं को इन दोनों लेयर से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन वितरित किए जाते हैं विसरण के माध्यम से। तो याद रखिएगा, टूनिका एक्सटर्नल और टूनिका मीडिया तक ही ये पोषक पदार्थों की आपूर्ति वासा वेसोरम कर देता है। तो ये जो वासा वेसोरम है, इसको हम क्या कह सकते हैं? वासा वेसोरम को हम वाहिकाओं की वाहिकाएं, या इनको क्या कह सकते हैं? वेसल्स ऑफ वेसल्स। वाहिकाओं की वाहिकाएं या वेसल्स ऑफ वेसल्स कहा जाता है। वेसल्स ऑफ वेसल्स कह सकते हैं। देखो इनको वाहिकाओं या वाहिकाओं की वेसल्स ऑफ वेसल्स अपन
कह सकते हैं इसको। अब एक इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं। देखो, एक अपन कनेक्शन पढ़ते हैं, एक कनेक्शन जिसको हम कहते हैं आर्टेरियो वेनोस वेनस आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। ये एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। देखो, आर्टेरियो का मतलब है धमनी, और वेनस का मतलब हो गया सीरा, और इसका मतलब हो गया एक जुड़ाव या जो कनेक्शन होता है। तो मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विशिष्ट जगह होती है, कुछ विशिष्ट जगह होती है जहाँ पर धमनी और शिराकाएँ सीधे ही जुड़ी हुई रहती है, बिना कोई केशिकाओं के जाल के, बिना केशिकाओं के जाल के। तो आर्टेरियो का मतलब होती है धमनिकाएँ, और वेनस का मतलब होता है जो शिराकाएँ होती है, शिराकाएँ उनका। तो उन डायरेक्ट ही कैपिलरीज न होकर डायरेक्ट ही धमनिकाएँ और शिराकाएँ जुड़ी रहती है। तो देखो, यह एक विशिष्ट कनेक्शन है, विशिष्ट ब्लड वेसल्स कनेक्शन होता है, जिसमें धमनिकाएँ का मतलब आर्टेरियोल्स सीधे ही डायरेक्ट ही वेन्यूल्स का मतलब क्या हो गई, शिराकाएँ से जुड़ी होती है, अर्थात इनके बीच केशिकाओं का जाल नहीं होता है, केशिकाओं का जाल नहीं पाया जाता। ये एक स्पेशल कनेक्शन है। देखो, बाकी हमने जाल पाया, इनके बीच में जाल होता है, लेकिन यहाँ पर एक जाल नहीं पाया जा रहा है। तो ऐसा कनेक्शन कहाँ देखने को मिलता है? यह शरीर के कुछ खुले जगह पर, खुले स्थानों पर ये कनेक्शन कैसे कहाँ मिलता है? जैसे हमारी अंगुलियां हैं, अंगुलियों के जो टिप है, अंगुलियों के जो सिरे होते हैं, फिंगर टिप जिसको बोलते हैं अपन, हमारा नाक है, हमारा कान है, इसके अलावा हमारे जो पलकें हैं, इसके अलावा हमारे जो होंठ होते हैं, लिप्स उसके अंदर, और हमारी जो जीभ होती है जिसको अपन टंग बोलते हैं, इनके अंदर जो फिंगर टिप होती है, अंगुलियों के सिरे, जो हमारा नोज है, हमारे कान है, कान का जो पिन्ना होता है, हमारी जो पलकें होती है, आई लिड जिसको बोलते हैं, आई लिड्स, हमारे होंठ हैं, लिप्स हैं, जीभ है, इनके अंदर क्या होता है? एक स्पेशल कनेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी शरीर का ताप, इसका महत्व क्या है, इस कनेक्शन का महत्व क्या है कि मान लीजिए जब शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो शरीर को ठंडा करने के लिए रक्त जो है वो सतह के करीब बहता है, और टेम्परेचर में कमी आने लगती है। मतलब फटाफट बहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि अगर केशिकाओं का जाल होगा तो बहुत धीमी गति से रक्त बहेगा, तो टेम्परेचर जल्दी से डाउन नहीं होगा। इसलिए केशिकाओं का जाल होता नहीं है, डायरेक्ट इनका कनेक्शन होता है, तो तेज़ी से रक्त बहेगा और सतह के नज़दीक बहेगा। तो जब हमारे सतह के करीब बहता है तो शरीर ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, टेम्परेचर के अंदर कमी आ जाती है। तो ये स्थितियाँ होती है कि केशिकाओं का जाल ना होकर डायरेक्ट ही धमनिकाओं का और शिराओं का एक जाल होता है, तो उससे ये हमारे खुले जगह पर रहता है। ये तो उसका कारण यही है कि जो हमारे अंगुलियों के जो सिरे हैं, देखो ये यहाँ पर धमनिकाएँ डायरेक्ट ही शिराओं से जुड़ी हुई है, यहाँ पर केशिकाओं का जाल नहीं है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से रक्त बहता है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, रक्त ठंडा रहता है, जबकि सर्दियों में उल्टा है। देखो, सर्दियों में क्या हो जाता है कि सर्दियों में क्या होता है, जो विंटर सीजन होता है, सर्दियों में हमारे जो नाक होते हैं, कान होते हैं, हमारी अंगुलियां होती है, ये अंगुलियां है वो ठंडे हो जाते हैं। अब उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सुन लीजिए आप।
तो उसका कारण ये है कि जैसे हमारी अंगुलियां होती है, ये जो हमारी अंगुलियां हैं इनके यहाँ पर ये कनेक्शन है। तो जैसे ही सर्दी होती है तो सर्दी से क्या होता है, शरीर की ऊर्जा है वो बाहर जाती है, ऊर्जा है वो बाहर जाना चाहती है। तो इस ऊर्जा के बचाव के लिए क्या होता है, सर्दियों में ये अंगुलियां ना आकर कान ठंडे क्यों जाते हैं, इसका कारण है ऊर्जा ऊर्जा को बचाना, या जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण करना। तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए, शरीर को ऊर्जा को बचाने के लिए ये जो पॉइंट होते हैं ये ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने से क्या होता है, इनकी जो रुधिर नलिकाएं होती है वो सक्रिय हो जाती है, जिनमें रक्त का प्रवाह है वो बहुत धीमा हो जाता है। और धीमा हो गया यहाँ पर रक्त का प्रवाह धीमा होगा, जो आंतरिक जो अंग है उनमें रक्त का प्रवाह बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो आंतरिक जो अंग है वो गर्म रहेंगे, उनमें रक्त की प्रवाह वो तेज़ी से होगा और वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा बनेगी। और ज़्यादा ऊर्जा बनेगी तो बाहर ये जो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी। तो यही है कि सर्दियों के दिनों में ये पॉइंट ठंडे हो जाते हैं। इसका कारण है ऊर्जा को बचाना शरीर की, और ऊर्जा का संरक्षण करना, और जो आंतरिक अंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ताकि वो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करें और शरीर की ऊर्जा है वो निश्चित बनी रहें। तो इस कारण से ये होता है कि हमारे नाक, कान और अंगुलियां हैं वो ठंडे हो जाते हैं। जबकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जब शरीर का रक्त का तापमान बढ़ जाता है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये वापस अपनी शिथिलित हो जाती है या चौड़ी हो जाती है, और रक्त का प्रवाह यहाँ पर होने लगता है, और ये वापस रेडनेस हो जाती है, या जो अपने नाक कान होते हैं ये लाल कलर के दिखाई देने लगते हैं गर्मियों में। तो सर्दियों में तो ये ठंडे इसलिए हो जाएंगे कि अपने ऊर्जा का बचाव करेंगे, ताकि अंदर वाले अंगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ये नलिकाएं सिकुड़ गई तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अंतर के जो अंग होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई है और भोज्य पदार्थों की सप्लाई की जाएगी, और अंदर के अंग है वो हमारे ज़्यादा ऊर्जा बनाएंगे। तो ये तो अपना ऊर्जा का संरक्षण के कारण ऐसा होता है।